Assalamu alaikum, welcome to the channel and welcome to the new topic of immunization and public health. आज जो हम बात करेंगे वो है वैक्सीन के हवाले से कि वैक्सीन क्या चीज़ है, और इसमें हम वैक्सीनेशन शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे। तो ये एक लॉन्ग टॉपिक है, दिलताम की बेटी है, और इंशाल्लाह हम आपको आज जो है ना शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि हमारी जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन की जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है और उसमें कौन कौन से ऐसे जो है ना जो वैक्सीनेशन हैं वो लगाई जाती है। लेकिन उससे पहले आपने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होती है, जिस तरह से वैक्सीन क्या चीज़ है, कोल्ड चेन क्या है, किस तरह से वैक्सीन को जो है ना वो सिक्योर करना होता है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीनेशन क्या चीज़ है? So, the vaccine is usually a protein similar to the part of the virulent infectious organism that can be recognized by the individual immune system, which then produces antibodies and will in cell-mediated immunity against the antigen in the vaccine. वैक्सीन में भी लाइव किल टॉक्साइड्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड। क्या मतलब है इसका? कि वैक्सीन हमारे पास असल में एक प्रोटीन की शक्ल में होता है और ये इट इज़ सिमिलर टू द पार्ट ऑफ द वायरुलेंट इन्फेक्शन। जो वायरुलेंट इन्फेक्शन है ना, उसकी पार्ट की तरह बिल्कुल ही सेम होता है, लेकिन ये एक प्रोटीन है। जिस तरह से वायरल इन्फेक्शन वायरस में प्रोटीन होती है ना, उसकी तरह ही होता है। और ये क्या करता है, ये हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और वो हमारा जो बॉडी इम्यून सिस्टम है ना, वो उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। और जब वो उसको पहचान लेता है तो वो उसके अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है कि सेल जो है ना उसको मीडिएट करे, सेल के ज़रिए इम्यूनिटी एक्टिवेट हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। अब बहुत सारे जो है ना हमारी बॉडी में हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, बहुत सारे ऐसी डिजीज़ है जिसके अगेंस्ट लगाते हैं। तो उसमें हमारे पास बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं, वायरल वैक्सीन्स हैं। अब बैक्टीरियल वैक्सीन्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? BCG वैक्सीन है, पर्टूसिस वैक्सीन है, टाइफाइड है, कोलरा, मेनिंजोकोकल एंड न्यूमोनोकोकल। ये हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये काम करते हैं, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम वायरल वैक्सीन की बात करें तो मीज़ल वैक्सीन्स, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस, ये आपने जो है ना नाम सुने होंगे, ठीक है। और जब हम ये सारा कुछ ख़त्म कर लेंगे ना, तो ये सारी डिजीज़, ये हेपेटाइटिस और ये BCG और ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, लास्ट में डिस्कस भी करेंगे कि ये कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं, ठीक है, जिसके लिए वैक्सीन का लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है टॉक्साइड्स। अब टॉक्साइड्स क्या है? दीज आर द टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स जहरीली मवाद that have been made non-toxic by treatment with a formaldehyde। अब टॉक्साइड वो चीज़ है जो जहरीला है, लेकिन इसको हम नॉन टॉक्सिक बना लेते हैं। नॉन टॉक्सिक का मतलब ये कि हमारे बॉडी के लिए जहरीला नहीं होता, विद द हेल्प ऑफ क्या, फॉर्मलडिहाइड। अच्छा, बट देयर एंटीजेनिसिटी इज मेंटेन्ड। एग्जाम्पल्स आर डिफ्टीरिया टॉक्साइड एंड टेटेनस टॉक्साइड। टेटेनस टॉक्साइड आपने सुना होगा, TT वैक्सीन जिसको हम कहते हैं। असल में ये हमारे पास क्या है, TT टॉक्साइड है, ठीक है। अब टॉक्साइड क्या करते हैं, वो असल में टॉक्सिन होता है, लेकिन इसको हम नॉन टॉक्सिक बना लेते हैं विद अ फॉर्मलडिहाइड। लेकिन उसमें जो एंटीजेनिसिटी है ना, एंटीजेनिसिटी का मतलब ये है कि एंटीजन को किल करने की ताकत जो है ना वो उसमें मेंटेन होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपके सड़क पे जो है ना एक्सीडेंट हो गया है, तो आपकी बॉडी में टेटेनस डिजीज़ हो सकती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या कहते हैं, टेटेनस टॉक्साइड्स लेते हैं, ठीक हो गई बात। तो ये है, इसको हम टॉक्साइड ही कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको जो है ना याद इसका मतलब ये है कि आपको पता हो कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ये क्यों स्टार्ट हुआ है और ये किस लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI, ये आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। और ये एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोग्राम क्यों जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, The global expanded program of immunization was started after a resolution of the World Health Assembly in May 1974. The resolution called on WHO to cooperate with the member governments in expanding and establishing national immunization program. ये WHO ने क्या किया, WHO ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि जो
जो गवर्नमेंट्स है ना वो अपने ममालिक में जितनी भी डिजीज़ है उसके ख़िलाफ़ जो है ना एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर ले। मिसाल के तौर पर एक मीज़ल है या डिफ्टीरिया है या टाइफाइड है या टेटनस है, तो उसके ख़िलाफ़ जो आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं ये गवर्नमेंट इसको अप्रूव करे और इसको जो है ना लाजमी बनाए। ठीक है, आपने सुने होंगे जो बच्चों के टीके होते हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, ये वही बात हो रही है। ठीक है, अब जो WHO ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम देख लें तो एक है टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी फ्रॉम डिफ्टीरिया, पर्टूसिस, टेटेनस, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स टू ए नेग्लिजिबल लेवल। मतलब हमारी जो दुनिया है ना, जो हमारी जो अर्थ है वर्ल्ड वाइड हमारे पास ये बहुत सारी डिजीज़ प्रेजेंट है। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए, मोर्टेलिटी का मतलब है कि इसकी वजह से जो डेथ हो रही है और इसकी जो डिज़ीज़ हो रही है इसको ख़त्म करने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हमने ये वैक्सीनेशन स्टार्ट की है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या है, टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द अबव मेंशन डिजीज टू एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड बाय द ईयर ऑफ 1997। क्या मतलब है कि ये जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है ना, इसकी जो इम्यूनाइजेशन है, जो इम्यून है, वो सबको अवेलेबल हो 1997 तक। और किसको, जो हमारे पास चाइल्ड है। ठीक है ना, कौन कौन सी डिजीज़ की जो मेंशन किए गए हैं लाइक पोलियोमाइलाइटिस, टेटनस एंड टीबी, तो 1997 तक हर बच्चे को इसकी वैक्सीनेशन होना लाजमी है। ये उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया। अच्छा, इसके अलावा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोमोट द डिलीवरी ऑफ इम्यूनाइजेशन थ्रू द लोकल कम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। क्या मतलब है कि आपने जो हेल्थ सर्विसेज करनी है, आपने जो वैक्सीनेशन आपने प्रोवाइड करनी है, वो किस चीज़ के ज़रिए, कम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज के ज़रिए आपने प्रोवाइड करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देख ले तो API जो है ना बनाया हुआ है, इसकी जो है ना कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, उस सेंटर्स, लोकल सेंटर्स है, वो सेंटर्स क्या करते हैं, आपको वैक्सीनेशन कराते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा टू हेल्प इन मैटर्स ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन एज वेल एज इन द क्वालिटी कंट्रोल। एक इसके अलावा सिर्फ ये मकसद नहीं था, मिसाल के तौर पर कोई वैक्सीन जो है ना उसको प्रोड्यूस करना है तो इसमें भी हेल्प करनी है और क्वालिटी को भी बरकरार रखने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने ये कब जो है ना ये स्टार्ट किया हुआ है। द पाकिस्तान हैज स्टार्टेड दिस प्रोग्राम आफ्टर अ फील्ड सर्वे इन June-July 1970 and with the help of WHO and UNICEF. This survey established, based on the data and morbidity and mortality from the above 6 diseases, the immunological status of children under the 2 years of age, as well as obtained information on knowledge, attitude and practice among mothers. मैं आपको इसकी जो है ना खुलासा बता देता हूँ। बात असल में इसी ये है कि जब उन्होंने जून-जुलाई में जो है ना ये सर्वे किया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे जो 2 साल से कम थे, उसको ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम जो है ना WHO और यूनिसेफ की मदद से स्टार्ट किया, ताकि जो हमने अभी ये 6 डिजीज़ लाइक TB, टेटनस, टॉक्साइड्स और ये जो है ना टेटनस और इसके अलावा TB है, इसके अलावा पोलियो है, तो इसको ख़त्म करने के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो 1978 में जो स्टार्ट हुआ उसको हम API प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। अब इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ बन गई थी कि जो इम्यूनाइजेशन है ना ये इंटीग्रल पार्ट बन गई थी ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करेगा वो उसमें इम्यूनाइजेशन ज़रूर होगी। ठीक है, और अब उस इम्यूनाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए, प्रोवेंशियल सेल्स होने चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एवोल्यूशन एंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मेन मकसद में आपको अगर बताऊं ना, यहाँ पे ये सारा जो बताया गया है कि जब पाकिस्तान में API की जो प्रोग्रामिंग है ना वो स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा मेन मकसद ये होगा कि हमारी जो मुल्क में डिजीज़ है लाइक पोलियो है, TB है, जो भी है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने लोकल सेल्स बनाने हैं। ठीक है, लोकल एरियाज़ बनानी है। मिसाल के तौर पर पेशावर में एक हो गई, पिंडी में एक हो गई, इसके अलावा पिंडी को अगर फिर आप डिवाइड करें इस तरह से तो लोकल जो है ना प्रोग्राम्स होने चाहिए। ठीक है, कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, और उस सर्विसेज में जो बंदे काम कर रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसको क्या कर सके, अच्छी तरह से मेंटेन कर सके, अच्छी तरह से वो रसाई हो उसको। ठीक है, तो ये असल में मेन चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है। अच्छा, इसके अलावा कूल चेन मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं।
तो बहुत सारे वैक्सीन असल में इस तरह होते हैं ना कि उसको कूल रखा जाता है ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो कूल चेन असल में ये है कि चेन का मतलब क्या है, जंजीर। एक कड़ी जो है ना वो दूसरी कड़ी के साथ लगी होती है, अगर आप एक कड़ी को भी निकाल लें तो वो सारा चेन जो है ना वो ख़राब हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि वैक्सीन मस्ट बी कीप्ड कूल ऑल द वे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द चाइल्ड। मैन्युफैक्चरर का मतलब ये है कि जिस कंपनी में ये वैक्सीन बनाया गया है, और मिसाल के तौर पर वो पाकिस्तान में एक बच्चे को लगाएगा, तो इस बच्चे को ये जितना भी इसमें बिटवीन रास्ता है ना, इस पे हमारे पास वैक्सीन क्या होना चाहिए, कूल होना चाहिए। ठीक हो गई बात। अच्छा, the equipment and the people that keep vaccine cool from the manufacturer to the build are the together called the cool chain। मतलब जो equipment है, जो लोग है, जो vaccines है, इसको अगर आपने cool रखना है तो इसको हम क्या कहते हैं, cool chain and it maintenance कहते हैं। अच्छा, before vaccine reach to the health center and hospital, अब मिसाल के तौर पर एक दूसरे मुल्क से, मिसाल के तौर पर चाइना से पाकिस्तान में जो है ना वैक्सीनेशन आ रही है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है ना क्या करना चाहिए, सो दे मस्ट बी कलेक्टेड क्विकली फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से आपने क्या करना है, उसको जल्दी से रिसीव करना है ताकि उसकी जो है ना कूल चेन ब्रेक ना हो। इसके अलावा दे मस्ट बी स्टोर्ड एट द करेक्ट कूल टेम्परेचर लाइक 0 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। And they must be kept cool during transport from one store to another by using a vaccine carrier। क्या मतलब है कि अगर एक दुकान से आप दूसरी दुकान में वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए, कूल्ड होना चाहिए। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है। ये वही बात है कि मैन्युफैक्चरर टू द चाइल्ड। अच्छा, अब मेन चीज़ की तरफ आ जाते हैं। सो मेन चीज़ में अगर हम देख ले, सो वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या चीज़ है। सो फॉलोइंग आर द कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ अगेंस्ट विच WHO रिकमेंड्स रूटीन इम्यूनाइजेशन, जिसके खिलाफ आपने रूटीन इम्यूनाइजेशन करनी है। अब उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्टीरिया, पर्टूसिस, टेटेनस, पोलियोमाइलाइटिस एंड मीसल्स। ये ऐसे डिजीज़ है, इसके खिलाफ आपने रूटीन इम्यूनाइजेशन करनी होती है। अब अगर आप इस शेड्यूल को देख लें, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शेड्यूल फॉर API वैक्सीन्स इन द पाकिस्तान। ये वही वैक्सीनेशन की शेड्यूल है। अब इसको मैं ये आपने याद रखें, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर जो है ना वो आता है पेपर्स में भी। ये पूछा जा सकता है कि आप मुझे शेड्यूल्स ऑफ API वैक्सीनेशन बता दें, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एज, ये हमारे पास हो गया एज, वैक्सीन टू बी गिवन, जो वैक्सीन आपने देना है, उसकी डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से देना है। अच्छा, पहले एट बर्थ, जब आपका जो बेबी है जब वो पैदा हो जाए तो उसको एट बर्थ कौन कौन सी ऐसी वैक्सीनेशन लगानी है। तो एक है हमारे पास BCG, दूसरा है OPV, ठीक है। उसकी डोज क्या होनी चाहिए, BCG की डोज 0.05 ml एंड OPV की जो वैक्सीनेशन की डोज है वो है 2 ड्रॉप्स, ठीक है। अब इसमें एक बात है, जब भी ml की बात आ जाती है तो मतलब ये है कि ये जो है ना, मतलब आपने क्या देना है, इंजेक्टेबल्स में देना है, ठीक है। किस चीज़ में, इंजेक्टेबल्स में। और जब भी ड्रॉप्स की बात आ जाए तो इसका मतलब ये कि आपने ओरल देना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, सो एट बर्थ आप क्या देंगे, BCG देंगे, OPV देंगे। अब BCG जो है ना, ये हमारे पास क्या है, इंट्राडर्मल है। डर्मल में, डर्मल लेयर में आपने देना है और राइट डेल्टॉइड में देना है। राइट हैंड की डेल्टॉइड मसल में जो डर्मल लेयर है उसमें आपने ये देना होता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, OPV जो है ना, जो दो ड्रॉप्स आपने देने होते हैं वो ऑरल होते हैं। इसके अलावा जब बेबी 6 वीक्स का हो जाए तो उसको फिर हम डिफ्टीरिया DPT-1 लगाते हैं, OPV-1 लगाते हैं और HBV-1 लगाते हैं। क्लियर। DPT की जो डोज है वो है 0.5 ml, OPV की वही 2 ड्रॉप्स हैं और HBV की 0.5 ml। अब आपको मैंने बताया ना कि मतलब जो mls में होते हैं वो हमने मस्कुलर्स देने होते हैं या इंजेक्टेबल्स में देने होते हैं। तो जो हमारे पास DPT है और HBV है ये हमने IM इंट्रामस्कुलर देना है और जो OPV है वो हमने ऑरल देना होता है, ठीक है। अब जब बेबी 10 वीक का हो जाए तो उसमें DPT-2, OPV-2, HBV-2 ये वही आ रही है। मतलब एक वैक्सीनेशन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो अब यहाँ पे एक हो गई,
ये 2 की बात अभी हो रही है, ठीक है। सो DPT2 वही डोजेस है 0.5 2 ड्रॉप्स एंड 0.5 ml, IM ऑरल एंड IM, क्लियर। इसके बाद अब आप यहाँ पे देख लें, DPT3 जब 14 वीक्स का हो जाए तो DPT3 OPV3 HBV3 वही आ रही है, लेकिन बूस्टर्स जो है ना वो लग रहे हैं। वही डोजेज है 0.5 2 ड्रॉप 0.5 IM ऑरल एंड IM, क्लियर। इसके बाद जब वो 9 महीनों का हो जाए ना, 9 महीनों का, तो उसमें आपने क्या करना है, मीजल्स, यहाँ पे ये डोजेज जो है ना ये ख़त्म हो गए, अब इसकी बूस्टर्स लगेंगे, वो नीचे लगेंगे। लेकिन जो मीजल्स है ना ये 9 महीने में लगेगा, उसकी डोज जो है ना वो 0.5 ml है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर नहीं है, क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। सो जब बेबी 15 महीनों का हो जाए तो आपको MMR वैक्सीन, मीज़ल जो हमारे पास है ना मम्स मीज़ल रूबेला, ये वैक्सीन आपने लगानी होती है। तो उसकी भी डोज 0.5 ml है, और ये आपने कब किस तरह लगानी है, सबक्यूटेनियस लगानी होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं 18 मंथ्स में। सो 18 मंथ्स में अगर आप देख ले, यहाँ पे हमने DPT2 DPT3 लगाया था ना, तो DPT3 के बाद हमने कुछ भी नहीं लगाया था। अब 18 मंथ्स में हम क्या करेंगे, DPT बूस्टर और OPV बूस्टर लगाएंगे। बूस्टर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बूस्टर क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो 18 मंथ्स में आपने DPT बूस्टर OPV बूस्टर लगा दिया, उसकी डोजेज 0.5 ml और वही 2 ड्रॉप्स IM एंड ऑरल। अच्छा, इसके अलावा 5 ईयर में अगर हम देख ले तो DT बूस्टर, ठीक है, वही बात हो रही है, DPT बूस्टर एंड OPV बूस्टर 0.5 ml 2 ड्रॉप्स, और वही सेम जो है ना यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम जो है ना देख ले, 10 ईयर्स में हम TD बूस्टर लगाते हैं, ठीक है, और उसकी डोज कितनी होनी चाहिए, वो है 0.5 ml, और उसकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है हमारे पास IM। तो ये इस तरह से ये सारा कुछ जो है ना ये हो रहा होता है, 10 ईयर्स तक जो है ना ये चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब इसके अलावा अगर हम मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग ऑफ वैक्सीन की बात करें तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी होती है, जब MCQs में पूछा जा सकता है। सो BCG वैक्सीन इज़ गिवन इंट्राडर्मली इन द अपर पार्ट ऑफ द राइट डेल्टॉइड, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। DPT वैक्सीन इज़ गिवन इंट्रामस्कुलरली इन द लेटरल साइड ऑफ द राइट थाई पे आपने देना होता है, एंड एट द जंक्शन ऑफ अपर 1/3 एंड लोअर 2/3, ठीक है। ये इसकी तरीके अभी बताए गए हैं। OPV इज गिवन बाय माउथ, मीजल वैक्सीन इज गिवन सबक्यूटेनियसली इन द मिडल ऑफ द डेल्टाइड ऑफ लेफ्ट आर्म, ठीक है। द मिनिमम इंटरवल बिटवीन ईच डोज ऑफ द प्राइमरी DPT एंड पोलियो वैक्सीन शुड बी 4 वीक्स, इवन इफ मंथ हैव elapsed बिटवीन डोजेज, जस्ट कंप्लीट द कोर्स। मतलब ये वही बात हो रही है कि सिंपली आपने जो डोज आपको मिलने हैं टाइम से, तो वो आपने लेने होते हैं। अच्छा, इन चिल्ड्रन हु हैव नॉट वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड स्टिल बिलो द एज ऑफ 5 ईयर वैक्सीनेटेड एज फॉलोज। अब अगर मिसाल के तौर पर ऐसे बच्चे हैं जिसको अभी तक एक वैक्सीन भी नहीं लगी और उसकी एज 5 साल से कम है, मिसाल के तौर पर 3 साल की एज है, ठीक है, और इसको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी, तो जो एट बर्थ के थे, 9 महीनों के थे, जो भी है ना वो तो मिस हो गए हैं। तो अब उसकी जो है ना वैक्सीनेशन किस तरह से होनी चाहिए कि आपने BCG और DT एंड पोलियो ड्रॉप्स लगाने। BCG आपने एक दफ़ा लगाना है, ठीक है, और पोलियो ड्रॉप जो है ना वो 2 ड्रॉप्स एट 6 वीक्स इंटरवल एंड 1 बूस्टर डोज 6 मंथ लेटर। मतलब क्या है कि 2 ड्रॉप 6 वीक्स इंटरवल में लगाए, 2 ड्रॉप्स लगा दें, फिर जो है ना 6 वीक के बाद जो है ना दूसरा लगा दें, और इसके अलावा 6 मंथ लेटर जो है ना आपने एक बूस्टर भी लगाना होता है, ठीक है। तो वो ये उनके लिए है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली होती। अच्छा, अब आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ दी वैक्सीनेशन की। अच्छा, तो अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, आपने सुना होगा आजकल कोविड-19 में भी बात हो रही थी कि वैक्सीनेशन की वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो ये सच्ची बात है, एडवर्स इफेक्ट हो सकती है, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, ठीक है। अच्छा, सो BCG वैक्सीन की एडवर्स इफेक्ट क्या है? लोकल रिएक्शन एट द साइट ऑफ सेजेशन लास्ट लॉन्ग, सुपरेटिव एडिनाइटिस, ठीक है, जनरलाइज TB इन्फेक्शन रेयरली अकर। ये बहुत सारे ऐसे जो है ना मतलब एडवर्स इफेक्ट है जो हमारे पास कॉमन नहीं है। इसके अलावा
पर्टूसिस वैक्सीन की अगर बात करें तो लोकल एंड सिस्टमिक रिएक्शन, मतलब जो जगह जहाँ पे लगाया हुआ है वहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, सिस्टम्स में रिएक्शंस हो सकता है। सिस्ट फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जो आपने इंजेक्शन लगाया है ना वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है। और इसके अलावा कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि फिट्स वगैरह आ सकते हैं, झटके वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेटेनस वैक्सीन की कोई भी साइड इफ़ेक्ट, नो साइड इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। डिफ्टीरिया वैक्सीन एलर्जिक रिएक्शन में आकर, मतलब कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं लेकिन उसमें आपने फिर जो है ना ख्याल रखना होता है। अच्छा, पोलियो वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन इज़ हार्मलेस, मतलब जो किल्ड वैक्सीन होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। एंड लिव एनुएटेड वैक्सीन में कॉज पैरालिसिस, मतलब ये है कि जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं ना अगर, तो अगर वो लिव एनुएटेड है, ठीक है, तो वो ख़तरनाक हो सकते हैं, वो पैरालिसिस काज कर सकते हैं। लेकिन पोलियो अगर आप ना भी लगाए तो उसके जो है ना असरात ये होते हैं कि वो आप में पैरालिसिस कॉज कर सकती है, ठीक है, जो पोलियोमाइलाइटिस है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, मीज़ल वैक्सीन में फेब्राइल रिएक्शंस है एंड लोकल रिएक्शंस है। फेब्राइल रिएक्शन का मतलब ये है कि मतलब आपको टेम्परेचर हो सकता है, शिवरिंग हो सकती है, तो ये सारी रिएक्शंस आ सकती है। और लोकल रिएक्शन मतलब आपने जहाँ पे लगाया हुआ है वहाँ पे रिएक्शन शो होगा। अच्छा, अब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इम्यूनाइजेशन, मतलब आप किस तरह से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वैक्सीनेशन के लिए मान नहीं रहे होते हैं, तो उसको मानने के लिए आपने क्या करना होता है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि मतलब पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इम्यूनाइजेशन में कम्युनिटी की, क्योंकि अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो वैक्सीनेशन लगेगा ही नहीं, ठीक है। सो कम्युनिटी में हमारे पास कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, मतलब अगर आप देखिए पॉलिटिशियंस हैं, मौलवीज़ हैं, टीचर्स हैं, तो वो लोकल लीडर्स हैं, उनके ज़रिए हम वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो आगे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो एजेंसीज़ होती है ऑफरिंग इम्यूनाइजेशन, मतलब NGOs है जितनी भी है, कॉरपोरेशंस हो गई, टाउन कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी कमेटी जो है ना वो भी इसमें काम कर सकती है। आप लोगों को बता सकते हैं कि मतलब ये हमारे ही फ़ायदे के लिए। रेलवे एंड सोशल सिक्योरिटी एंड अदर हु सपोर्ट दिस प्रोग्राम, मतलब जो वो लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं तो वो उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ठीक हो गई बात। अच्छा, तो ये वाला जो टॉपिक है ना ये असल में इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड टू दी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड रिलेटेड टू दी पेपर, ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इम्यूनाइजेशन वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना अभी हम जो इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं ना, सॉरी चैप्टर्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, एपिडेमियोलॉजी है, तो वो स्मॉल टॉपिक्स है, उसको हम कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चर में या एक ही लेक्चर में ख़त्म कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दे, अस्सलाम वालेकुम।